श्री गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए हम श्री गणेश जी को नमन करते हैं और आप सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक जातक की कुंडली, जिसका हम और आप मिलकर अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे और इस जातक के विषय में पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उसके जीवन में कहाँ क्या कुछ चल रहा है। इसके पहले कि हम प्रोग्राम की शुरुआत करें, हम आपसे हमारा निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको हमारा बनाया हुआ ये प्रोग्राम, हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे आप अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए, जिससे वे हमारे ज्योतिष से संबंधित चीज़ों को जान सकें, हमारे पुरातन ज्ञान को जान सकें, समझ सकें और इस ज्ञान को और ज़्यादा फैलाएं। तो आप अपने सुझाव भी हमें कमेंट के रूप में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। और अगर आप आप में से कोई व्यक्ति अगर अपनी कुंडली दिखाना चाहता है तो हमें आप कमेंट करिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, यानी किस स्थान में आप पैदा हुए हैं। अगर कहीं गांव का स्थान है तो आप संबंधित ज़िले को अवश्य बताएं। हम समय निकाल कर कोशिश करेंगे कि आपकी कुंडली को अध्ययन के लिए हम अपने वीडियो में लें, उस पर एक वीडियो बनाएं और आपको आपके बारे में, भविष्य के बारे में कुछ जानकारी प्रदान कर सके। तो आइए शुरू करते हैं हम इस जातक की कुंडली का अध्ययन और देखते हैं कि उसके जीवन में क्या हो रहा है। शुरुआत करते हैं प्रथम भाव से। जैसा आप सभी जानते हैं कि कुंडली का यह प्रथम भाव कहलाता है तन भाव। तन मतलब शरीर। इसके आप देख सकते हैं कि इसमें 6 नंबर लिखा है। 6 नंबर यानी कन्या राशि। तो एक कन्या लग्न की कुंडली हुई और इसके स्वामी होते हैं बुध, जो कि जाके सप्तम स्थान में बैठे हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम स्थान में बुध बैठे हुए हैं। और बुध की 7वीं सीधी दृष्टि जो है अपने स्थान पर, अपने भाव पर पड़ रही है। जैसा कि सूत्र है कि जो भी भाव अपने स्वामी से दृष्टि या युत होता है उस भाव की वृद्धि होती है, अर्थात इस लग्न की यानी तन भाव की वृद्धि कहलाएगी। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि हमारी लग्न बलवान है, मजबूत है, लग्न बली है। और बुध, आप साथ ही साथ देखते चलिए कि बुध कहाँ बैठा है। बुध बैठा है गुरु की राशि में। और आप ये देखिए गुरु कहाँ बैठे हैं। गुरु यहाँ से 1 2 3 4 5 अपने स्थान से पंचम होकर बैठे हैं, तो ये बहुत शुभ योग कहलाया। और साथ ही साथ ये कर्क लग्न में बैठे हैं, 4 नंबर की राशि में बैठे हैं, यानी कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। तो जो भी ग्रह जहाँ बैठा हुआ है, हमें यह भी देखना चाहिए कि उसके स्वामी कहाँ बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं। मित्र राशि में बैठे हैं, स्वराशि में बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं। तो हम यहाँ पाते हैं कि जो बुध हैं वो गुरु की राशि में बैठे हैं। सौम्य राशि है, गुरु अत्यंत शुभ राशि कहलाती है, गुरु अत्यंत शुभ ग्रह कहलाते हैं और अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। तो ये लग्न के लिए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि बुध बहुत अच्छे हो गए और उनकी दृष्टि जब लग्न में जाएगी, अपने ही घर में जाएगी, तो लग्न अत्यंत बलवान हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि यह व्यक्ति बुध से प्रभावित है। बुध क्या होता है? बुध थोड़ा सा नाटा ग्रह है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता, पर हिस्ट पुष्ट और स्वस्थ, थोड़ा सा इसको मोटा तो नहीं कह सकते पर फिर भी थोड़ा थुलथुला कह सकते हैं। तो उस प्रकार का जातक है, वास्तव में ऐसा है। और बहुत ही मजबूत कदकाठी, बहुत ही अच्छा हेल्दी व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति है। तो जो इसी कुंडली में परीक्षित होता है, दिखाई पड़ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि दूसरे नंबर पे, दूसरे घर पे तुला की राशि है, तुला राशि है। तुला राशि यानी शुक्र इसके स्वामी होते हैं और वो भी सप्तम स्थान में बैठे हैं और अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। तो आप ये देखिए कि इनका तुला राशि के स्वामी जो शुक्र हैं, उनकी दूसरी राशि यहाँ 9वें स्थान में है और वो स्वयं सप्तम स्थान में बैठे हैं, उच्च के होकर बैठे हैं। तो इसके 2 अर्थ निकलते हैं। पहली बात तो यह है कि द्वितीयेश अपना फल नहीं देते हैं, उनकी दूसरी राशि जो है उसका फल शुक्र करेंगे। तो ये है नवम भाव का फल करेंगे शुक्र, और ये सप्तम स्थानीय विवाह स्थान में आकर बैठते हैं और अपनी उच्च राशि में बैठते हैं। और उस उच्च राशि के स्वामी होते हैं गुरु, और वो भी जाके अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। ये विवाह के हिसाब से, विवाह के संदर्भ में देखते हैं तो बहुत ही अच्छी स्थिति कहलाएगी कि ये बहुत ही अच्छे विवाह, इनका बहुत अच्छे घर में बहुत अच्छी कन्या के साथ हुआ होगा, क्योंकि ये कुंडली जो है पुरुष जातक की कुंडली है। तो इनका विवाह बहुत ही अच्छी कन्या और बहुत ही अच्छे घर में हुआ होगा। साथ ही साथ आप ये देखिए, हमने जैसे पहले भी कहा था बुध के बारे में बताया था, उसी प्रकार शुक्र को हम बता रहे हैं कि शुक्र जो है
गुरु की राशि में है और गुरु स्वयं उच्च राशि में है और सप्तम स्थान से पंचम, यानी ये नवम पंचम का संबंध, सप्तम स्थान से नवम पंचम का संबंध बनाते हैं, यानी 1 2 3 4 5 और यहाँ से गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ से नवम और यहाँ से पंचम, तो नवम पंचम का संबंध सप्तम स्थान से गुरु बनाते हैं और गुरु की नवम दृष्टि यहाँ सप्तम स्थान में पड़ती है, तो इसका मतलब है कि ये सप्तम स्थान अत्यंत शुभ हो जाता है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर मंगल बैठे हैं तो मांगलिक योग है। हाँ, मांगलिक योग है, होने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सूत्र है कि अगर शुक्र और गुरु अगर केंद्र भाव में अपनी उच्च राशियों में बैठ जाएं तो मंगल भाव मांगलिक दोष पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं आंशिक मंगल ये वो, कुछ नहीं ऐसा, बस मंगल दोष समाप्त हो जाता है, बस शास्त्र इतना ही कहता है। तो हम शास्त्र की बात करते हैं कि ये मंगल दोष पूरी तरह से कुंडली में समाप्त हो जाता है, इसलिए हमें इस मंगल से डरने की आवश्यकता नहीं है कि कुंडली मांगलिक है या विवाह में कोई बाधा होगी। दूसरे कारणों से बाधा हो सकती है पर मंगल के कारण कोई बाधा नहीं होगी। वैसे मंगल इसमें अष्टम और तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं। अष्टम स्थान जैसा कि आप जानते हैं कि आयु यानी मृत्यु का स्थान होता है और तृतीय स्थान भी मृत्यु का स्थान, आयु का स्थान मानते हैं और ये संघर्ष का भी स्थान है। तो संघर्ष अगर इस घर के हिसाब से देखते हैं तो मंगल संघर्ष के तृतीय भाव के स्वामी होके, पराक्रम भाव के स्वामी होके विवाह घर में बैठे हैं। 1 2 3 4 5 तो अपने से पंचम बैठे हैं और यहाँ से देखते हैं तो अपने से द्वादश होकर बैठे हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जब अष्टमेश जब सप्तम स्थान में आता है तो हम ये मान सकते हैं कि पत्नी के स्वास्थ्य में कोई ना कोई बाधा अवश्य आएगी। समय के अनुसार जैसे जैसे समय बीतेगा पत्नी रोगिणी हो सकती है, उसको कोई रोग हो सकता है, कोई व्याधा हो सकती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि षष्ठम स्थान में, जहाँ पर पंचम और षष्ठम में शनि की राशि है, यहाँ षष्ठम स्थान में केतु बैठे हैं और अष्टम स्थान में सूर्य, जो कि एक क्रूर ग्रह है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे सूर्य उच्च के हैं, पर हम जब भी नवमांश में देखते हैं, हम षटबल में देखते हैं, सूर्य को बल नहीं प्राप्त है। सूर्य को देखिए 1 नंबर मिला है, षटबल में 6 बल में से सिर्फ 1 नंबर मिला है। तो ये सूर्य जो है उच्च के होकर भी इनमें बलाबल नहीं है, इनमें बल नहीं है। इस कारण से आप देखेंगे कि एक तरफ से तो सूर्य जो है क्रूर ग्रह हो गया, दूसरी तरफ केतु हो गया, तो सप्तम स्थान जो है वो पाप कर्तरी योग में आ गया। तो विवाह में समस्याएं अवश्य होंगी, पर उसके अलावा भी बहुत अच्छी चीज़ें ये हैं कि गुरु जो यहाँ का सप्तमेश बनते हैं, विवाह स्थान के स्वामी बनते हैं, वो अपने से नवम पंचम का संबंध बनाते हैं सप्तम स्थान से और उनकी नौवीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपनी नौवीं दृष्टि यहाँ डालते हैं। और गुरु अत्यंत शुभ ग्रह हैं और बहुत ही सौम्य ग्रह हैं। अपनी उच्च राशि में बैठकर जब नवम दृष्टि इस पर डालते हैं तो यह घर अत्यंत शुभ हो जाता है और उससे बाकी समस्याएं, जो संबंधित समस्याएं होती रहेंगी, पर उनका वो गुरु निवारण करते रहेंगे। पर ये भाव सप्तम स्थान जो है पाप कर्तृ योग में अवश्य है, तो हम ये अवश्य कहेंगे कि विवाह में परेशानियां आएंगी। साथ ही साथ यहाँ मंगल के होने के कारण भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि मंगल पराक्रम भाव का स्वामी है, संघर्ष के भाव का स्वामी है और साथ ही साथ अष्टम स्थान का स्वामी है। तो पत्नी को या पत्नी से संबंधित कोई समस्याएं, और अगर लगे हाथ हम साथ में देखते हैं कि इस मंगल की दृष्टि जो है, मंगल की कई दृष्टियाँ होती हैं, जैसे चौथी दृष्टि होती है तो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि यहाँ डालेगा, 5 6 7 सातवीं दृष्टि यहाँ डालेगा और अष्टम दृष्टि यहाँ डालेगा। तो जब मंगल यहाँ से अष्टम दृष्टि डालेगा, एक तो आप देखिए कि मंगल और शुक्र जो है ये शुक्र की राशि है और यहाँ मंगल और शुक्र सप्तम स्थान में एक साथ बैठे हैं। तो मंगल जब ये आपस में साथ में बैठकर, एक तो वैसे भी ये एक दूसरे के लिए सम है, ना तो मित्र हैं ना शत्रु हैं, पर साथ में बैठकर ही एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। तो मंगल यहाँ से जब यहाँ पर दृष्टि डालेगा तो शत्रु दृष्टि हम इसको कह सकते हैं। हालांकि इस बात का शत्रु दृष्टि से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, पर मंगल एक क्रूर ग्रह है और क्रूर ग्रह का अष्टम स्थान यानी पत्नी भाव ये हुआ, तो पत्नी की उम्र यानी पत्नी से अष्टम 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अष्टम स्थान हुआ, पत्नी की आयु का स्थान ये हुआ। तो जब मंगल यहाँ पर दृष्टि डालेगा तो पत्नी की आयु में बाधा अवश्य उत्पन्न करेगा। इस वक्त अगर देखें तो इस जातक की कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है और मंगल में शुक्र का अंतर चल रहा है। तो अब हम देखते हैं मंगल कौन, मंगल अष्टमेश भी है और मंगल तृतीयेश भी है और दोनों ही स्थान अशुभ स्थान कहलाते हैं। ठीक है, और मंगल यहाँ पर अशुभ है भी, क्योंकि मंगल एक तो अष्टमेश है और एक तो तृतीयेश है। तो मंगल अशुभ होकर यहाँ सप्तम स्थान में बैठा है और उसकी दृष्टि जब यहाँ पर जाएगी, अशुभ मंगल जब अष्टम दृष्टि से
पत्नी के आयु भाव को देखेंगे तो अवश्य उसकी आयु को क्षीण करेंगे, उसकी आयु में बाधा डालेंगे। ठीक है, और ये एक बात हुई। दूसरी बात हम इसमें देखते हैं कि गुरु को देखिए, गुरु जो है चतुर्थ स्थान के स्वामी बनते हैं और चतुर्थ और सप्तम स्थान के स्वामी हैं गुरु। तो पहली बात तो यहाँ पर गुरु को केंद्राधिपत्य दोष बनता है, केंद्र के स्वामी होने के कारण गुरु को केंद्राधिपत्य दोष लगता है और सबसे ज़्यादा गुरु को ही लगता है, क्योंकि गुरु अत्यंत शुभ ग्रह हैं और 2 केंद्रों के स्वामी होने के कारण उन्हें केंद्राधिपत्य दोष लगता है। अब वो हमने तो ठीक है यहाँ से सप्तम, यहाँ से पंचम और नवम का संबंध बनाया, अपने घर से पंचम चले गए, पर हमको ये भी ध्यान रखना है कि चतुर्थ भाव होता है भूमि भवन और वाहन का, सुख स्थान है, माता का भी स्थान है और उसका स्वामी उच्च राशि में है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जातक के पास भूमि भवन और वाहन की कोई कमी नहीं होगी और वह उसका आनंद ले रहा होगा, उसके पास भूमि भवन वाहन आदि इत्यादि होंगे। पर साथ में देखने की बात यह है कि गुरु जो चतुर्थेश होकर सप्तम और ये अष्टम, यहाँ से ये 7वां घर और ये 8वां, अपने से अष्टम चले गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि घर से संबंधित या तो घर से दूर हो गए होंगे या घर से संबंधित समस्या इनको अवश्य होगी। भूमि भवन वाहन से संबंधित या वाहन का भी स्थान है, तो हम ये कहते हैं कि वाहन प्राप्ति अवश्य कराएंगे, उच्च के गुरु हैं तो वाहन की प्राप्ति, भूमि भवन वाहन की प्राप्ति अवश्य होगी, पर हो सकता है उसमें किसी प्रकार की कोई कभी समस्या आए, इसको ध्यान रखने की योग्य है। और यहाँ से क्योंकि गुरु जो है चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, चतुर्थेश होने के साथ साथ सप्तमेश भी हैं, तो जब भी चतुर्थ और सप्तम का जब संबंध बनता है तो थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क हो जाने वाली बात है कि व्यक्ति हमेशा सुखों की बात करेगा। जब चतुर्थेश उच्च राशि के हैं तो सुख और भोगों में कोई कमी नहीं होगी। जातक बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी होगा, उसे हर चीज़ पाने की अधिक से अधिक भोग विलास की इच्छाएं होंगी, वह चाहेगा कि उसके पास हर सुविधा साधन उत्पन्न हो। तो ये सुख का भाव है और ये सप्तम भाव विवाह का भाव है। तो जब चतुर्थेश का संबंध सप्तम से बनता है और यहाँ से आप देख रहे हैं कि दोनों ही राशियाँ हैं, चतुर्थ की राशि ही सप्तम में है और उसके स्वामी गुरु होते हैं जो कि उच्च के होकर बैठे हैं और उनकी सप्तम स्थान में शुक्र भी उच्च का होकर बैठा है। शुक्र भी पुरुष की कुंडली में शुक्र जो होते हैं वो विवाह के कारक होते हैं। ठीक है, तो शुक्र का यहाँ बैठना काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर हमें 1 नंबर माने तो 1 2 3 4 5 6 7, तो शुक्र का स्थान भी ये है और यहाँ पर इस कुंडली में भी शुक्र जो है उच्च के होकर बैठे हैं। तो ये शुक्र जो होते हैं जब कारक होकर उच्च के होकर कारक होकर यहाँ पर बैठे हैं तो जातक भोग विलास का बहुत आदी होता है, उसको भोग विलास बहुत जीवन में बहुत उसके आते रहते हैं। उसके जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां आएंगी कि वह भोग विलास में डूबा रहे और साथ ही साथ शुक्र का यहाँ उच्च राशि में होकर बैठे रहना, अगर ये उच्च राशि में नहीं होते तो भी शुक्र का यहाँ पर होना ही यह प्रदर्शित करता है कि जातक का पत्नी के साथ बहुत अच्छे संबंध है और अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा वो चाहता भी है। ठीक है, तो ये एक चीज़ विशेष चीज़ हुई कि शुक्र अगर अपनी उच्च राशि में नहीं होते तो भी यह प्रभाव वो अवश्य देते कि अपनी पत्नी को बहुत चाहता है। साथ ही साथ चूँकि चतुर्थ और सप्तम का संबंध, राशियों का संबंध बन रहा है और उसके स्वामी उसको स्वयं देख रहे हैं, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा जातक को चूँकि भोग विलास की ओर वो ज़्यादा उसका झुकाव होगा, तो यहाँ सतर्क होने वाली की बात है कि और भी उसके विपरीत लिंगी साथी हो सकते हैं, जिसके कारण हो सकता है कि घर में थोड़ी सी कलह का वातावरण, चूँकि चतुर्थ भाव का संबंध है सप्तम से, तो हो सकता है इसी कारण घर में थोड़ी सी समस्या पैदा हो सकती है, क्योंकि सप्तम स्थान भी पीड़ित लग रहा है। तो जातक को इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अपने आप को इन सब परिस्थितियों से बचा के रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। पंचम स्थान में हम देखते हैं, पंचमी शनि की राशि है। ठीक है, और शनि अपने से 1 2 3 4 5 6 7 8 8वें स्थान में चले गए। 8वां स्थान कहीं से भी गिनेंगे जो 8वां स्थान आएगा, तो 8वां स्थान वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता। जैसे लग्न से अगर हम 8वां गिनते हैं तो ये 8वां स्थान हुआ, तो ये मृत्यु का स्थान हुआ। तो यहाँ से 8वां गिनते हैं तो ये अगर इसको लग्न माने तो ये मृत्यु का स्थान हुआ, तो ये उच्च शिक्षा का स्थान है। तो यहाँ से जब अष्टम शनि चले जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि जातक की पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हुई होगी। ठीक है, और शनि वैसे ही मंद है और यहाँ पे राहु भी बैठा है, राहु का ही प्रभाव अवश्य इस पे पड़ रहा होगा। ठीक है, तो हम इसको अच्छा नहीं मानते हैं। पढ़ाई के मामले में ये बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। और शनि जो है
षष्ठेश भी हैं। षष्ठेश यानी रोग, रिपु और ऋण के स्वामी होते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं केतु बैठे हुए हैं और शनि 1 2 3 4 5 6 7 अपनी सप्तम दृष्टि यहाँ डालते हैं। तो जो भी ग्रह अपने भाव को देखता है, अपनी राशि को देखता है, तो वो घर बलवान हो जाता है। तो हम ये मानते हैं कि इनके शत्रु, इनके विरोधी भी बहुत होंगे, पर यह भी बात है कि शनि है, कोई मामूली व्यक्ति नहीं देख रहा है अपने घर को। यहाँ केतु बैठा है, यहाँ शनि देख रहा है, तो शनि इनके शत्रु तो होंगे, इनके रोग तो होंगे, ये किसी परेशानी में फंसेंगे, इनको रोग बीमारियां हो सकती हैं, पर उससे ये बचाएंगे भी इनको अवश्य, पर रोग अवश्य होगा। चूँकि शनि की बात है, केतु की बात है, तो हम मानते हैं कि दीर्घकालिक रोग इनको मिल सकता है, जिससे इनको सतर्क होना चाहिए और लड़ाई झगड़े से इनको बचना चाहिए। सप्तम स्थान हम पहले ही आपको बता चुके हैं। अष्टम स्थान में सूर्य और चंद्रमा दोनों बैठे हुए हैं। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन है। सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा है। तो यहाँ पर सूर्य देखने में तो उच्च के हैं, पर इनके पास बल नहीं है, षटबल में इनको मात्र 1 नंबर मिला हुआ है। तो सूर्य उच्च के नहीं है, तो हम बहुत ज़्यादा इनको चूँकि उच्च के हैं, कुछ ना कुछ प्रभाव मिलेगा, भले वो षटबल में कमज़ोर दिख रहे हैं, पर उसके बावजूद भी इनकी आत्मा में वो बल नहीं है जो होना चाहिए, जो आदमी एक्सपेक्ट करता है किसी चीज़ से। और चंद्रमा बहुत ही जल्दी थोड़ा सा मन इनका जो है दुखी हो जाता होगा, परेशान हो जाते होंगे, और इसके अलावा ऐसी और कोई समस्या हमको लगती नहीं है। और इसके स्वामी मंगल होते हैं, जो अष्टम स्थान में बैठे हैं। तो अपने से अष्टम, आयु का अष्टम है ये, ठीक है, ये मृत्यु या आयु का स्थान कहें तो उसके अष्टम, तो अष्टम माफ़ कीजिएगा, अष्टम नहीं, द्वादश स्थान। तो यहाँ से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इस स्थान का ये व्यय भाव है। जैसे हम लग्न से गिनेंगे तो ये 12वां स्थान आता है, तो लग्न का 12वां भाव हमेशा व्यय भाव कहलाता है। तो इस स्थान का, आयु भाव का, ये 12वां स्थान है। तो मंगल का यहाँ पर बैठना, ना सिर्फ इस स्थान के स्वामी मंगल हुए, तो मंगल का यहाँ पर बैठना न सिर्फ पत्नी की आयु को कम करता है, उन्हें रोगी करता है, साथ ही साथ ये व्यापार का भी स्थान है, साझेदारी का स्थान है। तो इस प्रकार की अगर आप कभी कोई साझेदारी में जाते हैं तो अवश्य आपको वहाँ पर नुकसान उठाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आप शनि को देखिए, हमने आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि शनि को आप अगर देखते हैं तो शनि जो है केतु, यहाँ षष्टम में केतु बैठे हुए हैं, तो केतु अधिष्ठित राशि के स्वामी है शनि, और जाकर यहाँ द्वादश स्थान में बैठे हैं, और इनकी दृष्टि 1 2 3 तृतीय दृष्टि यहाँ पड़ती है। ये वाणी भाव है, और साथ ही साथ कुटुंब का भाव है, और साथ ही साथ ये शिक्षा का भी भाव है। तो यहाँ से जब शनि की दृष्टि यहाँ पड़ती है तो वाणी और कुटुंब और शिक्षा से या अल्प शिक्षा की ओर ले जाते हैं, और अपने कुटुंबी जनों से इनका दूरियां बढ़ाते हैं, जो कि शनि जो है सेपरेटिव इफेक्ट देते हैं, सेपरेशन लाते हैं। तो ये अपने घर परिवार से थोड़ा सा दूर करते हैं इनको, और इनकी दूसरी दृष्टि जो है सप्तम दृष्टि, तो 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि के बारे में हम बता ही चुके हैं। रोग रिपु ऋण से सावधान होना चाहिए, और रोग रिपु और ऋण होंगे अवश्य, पर चूँकि शनि है तो सबका नाश कर देंगे। और 8 9 और 10 10वीं दृष्टि यहाँ पड़ती है, तो उच्च शिक्षा और शिक्षा में अवश्य बाधा के योग बनते हैं, क्योंकि ये हायर एजुकेशन का घर ये है। पंचम से पंचम 1 2 3 4 5, तो पंचम भाव से चूंकि हम शिक्षा की, उच्च शिक्षा की बात करते हैं, तो पंचम से पंचम भी हमको देखना चाहिए। तो नवम भाव भी उच्च शिक्षा की ओर इशारा करता है, और हम पहले ही बता चुके हैं कि पंचम के स्वामी शनि जो है अपने से 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम स्थान में जाके बैठे हैं। तो अष्टम यानी एक तरह से कहना चाहिए शत्रुता, पढ़ाई से शत्रुता। तो ये जातक जो हैं बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाएंगे, इनकी हायर एजुकेशन जरूर प्रभावित होगी, उसमें डिले होगा, या शायद वो पूरी ही ना कर पाएँ, ठीक है। इसके बाद नवम भाव में आते हैं, तो नवम के स्वामी सप्तम में जाके बैठे हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ एक ये हो सकता है, शुक्र जो है उच्च के होके बैठे हैं यहाँ पर, तो इसका एक सीधा सा अर्थ ये है कि विवाह के बाद इनका भाग्योदय होगा, ठीक है। और अष्टम आप देखिए, बुध नवम के स्वामी, दसम भाव के स्वामी बुध बनते हैं, तो दसम और लग्न भाव, प्रथम भाव के स्वामी बुध बनते हैं। तो यहाँ पर भी ये केंद्र स्थान है, पर साथ साथ ये भाव केंद्र और त्रिकोण भी माना गया है। तो केंद्र के स्वामी होने के नाते बुध जो है वो अशुभ ग्रह हुए,
पर त्रिकोण के स्वामी होने के कारण वो शुभ ग्रह हो गए। तो अंतिम रिजल्ट वो शुभ परिणाम करेंगे, क्योंकि अत्यंत शुभ स्थान है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण भाव दोनों ही है। इसलिए बुध हमारे जो है शुभ ग्रह होके यहाँ पर सप्तम स्थान में बैठते हैं। तो यहाँ से देखें 7, 8, 9, 10, तो यहाँ से इसका ये कर्म भी हो गया, कर्म स्थान है, और कर्म से यहाँ पे दसम स्थान कर्म हो गया। तो यहाँ से दोनों से हम कर्म की बात करते हैं। तो ये बुध जो है हमारे शुभ होकर, बलवान होकर, और अगर हम इसमें षड्बल में भी देखते हैं तो बुध को 7 नंबर प्राप्त है, यानी बुध अत्यंत बलवान स्थिति में है। तो व्यक्ति का दशम भाव, यानी इनको आजीविका का पर्याप्त साधन, सुखमय साधन अवश्य मिलेगा। ठीक है। और 11वें भाव में चूंकि गुरु बैठे हैं, जो भी ग्रह 11वें स्थान में बैठता है, जाता है, वो अत्यंत बलवान हो जाता है, उसकी वृद्धि होती है। तो आय के मामले में कोई समस्या नहीं, क्योंकि गुरु उच्च के होकर बैठे हैं। यहाँ का स्वामी हालांकि अष्टम में जरूर गया है, तो कोई बड़ी बात, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है इसमें, क्योंकि गुरु उच्च के होकर बैठे हैं। तो यहाँ पे आजीविका से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, धन का आगमन निरंतर होता रहेगा। और गुरु 1, 2, 3, 4 हर ग्रह अपने से चौथे घर में केंद्रीय प्रभाव डालता है। यानी अगर इस घर से बात करें तो यहाँ से दसम स्थान है, तो अपने से 10वें स्थान में बैठा ग्रह उस भाव पे केंद्रीय प्रभाव डालता है, जो बहुत ही बड़ा प्रभाव होता है। तो गुरु चूंकि शुभ ग्रह होके चतुर्थ और सप्तम के स्वामी होके 11वें भाव में बैठे हैं उच्च के, और यहाँ से वो अपनी चौथा प्रभाव, जो मतलब चौथे घर का जो प्रभाव होता है, केंद्रीय प्रभाव जो होता है, वो यहाँ पर डाल रहे हैं। तो ये जो है धन का स्थान हुआ। ठीक है, धन का स्थान है, वाणी का स्थान है, कुटुंब का स्थान है। तो ये इसके लिए अत्यंत शुभ। धन के स्थान और लाभ के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो अत्यंत मतलब बहुत ही अच्छा प्रभाव ये देंगे। तो धन के मामले में जातक बहुत ही भाग्यशाली और खुशहाल होगा, धन की निरंतर आवक बनी रहेगी, कभी कोई कमी नहीं होगी। ठीक है। इसके बाद हम एक चीज़ और देखते हैं कि अगर हम चंद्रमा और सूर्य को भी लग्न मान लेते हैं, तो हमने एक कुंडली यहाँ पे बनाई हुई है, लग्न मान के बनाई हुई है। देखिए 1 नंबर यहाँ लिखा है, तो 1 नंबर से कुंडली हमने बनाई है, चंद्रमा और शुक्र यहाँ पर है। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो ये कुंडली जो है आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 नंबर के स्वामी होते हैं मंगल, और मंगल जाके अपने से द्वादश में बैठ जाते हैं। तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे इस कुंडली के हिसाब से जो है मंगल लग्नेश हो गए, और लग्नेश का द्वादश भाव में जाना कहीं ना कहीं अपनी पर्सनालिटी को कुछ नष्ट कर लेना है, कुछ व्यय कर देना। नष्ट करने के बजाय हम कहेंगे व्यय कर दिया, उसको सही तरीके से उसका उपयोग नहीं किया, अपनी पर्सनालिटी का, अपने शरीर का, अपनी चीज़ों का। पर चूँकि यहाँ पर आप देखेंगे शुक्र भी बैठे गए हैं, इस कुंडली के हिसाब से अगर देखते हैं तो शुक्र जो है द्वादश में आ गया है। तो शुक्र का द्वादश होना हर दृष्टि से अत्यंत अच्छा होता है, खासकर धन की दृष्टि से, क्योंकि शुक्र जो है भोग विलास के ग्रह हैं, और उच्च का होकर जब यहाँ बैठेंगे तो खर्च में कोई कमी नहीं आएगी। कभी खर्च तो होगा, पर जितना भी आप खर्च करेंगे वो पूर्ण होता रहेगा, और आपका जीवन भोग विलास से युक्त होता रहेगा। वहीं पे आप एक चीज़ ये भी देखिए कि अब इस कुंडली के हिसाब से गुरु यहाँ पे चतुर्थ स्थान में आ गए और उच्च के होकर बैठे हैं। तो मतलब हमने पहले यहाँ से भी गणना करके बताया था कि भोग विलास, ऐश्वर्य, सुख, भूमि, भवन, वाहन की कोई कमी जातक को नहीं होगी। अब इसमें एक और चीज़ बचती है मेरे हिसाब से, वो ये है कि जातक क्या करे, क्या किस व्यवसाय में जाए, क्या करे, कैसा करे। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ लग्न अत्यंत मजबूत है, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि बुध का यहाँ पर इसको देखना अपने आप में लग्न को बलवान करता है। और षटबल के हिसाब से भी हमेशा वैसे कोशिश ये करनी चाहिए कि को हम किसी ग्रह या भाव के बल को षटबल से ही जाकर देखें। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर बुध अत्यंत बलवान है, तो इसका मतलब है कि लग्न बली है, लग्न बलवान है। तो व्यवसाय के आजीविका के रूप में हम देखते हैं कि दशम स्थान कर्म का है, यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है। अगर ग्रह होता तो हम ग्रह से उसका चिंतन करते कि हमें क्या करना चाहिए। तो हम पाते हैं कि ये चूँकि लग्न बलवान है, और वहाँ से दशम स्थान जब हम कर्म की बात करते हैं तो वहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं है, वहाँ पर बुध की ही राशि है। तो हमें अब देखना होगा कि नवमांश में बुध कहाँ जाकर बैठे हैं। तो ये नवमांश कुंडली हमने बनाई है। नवमांश में आप देखिए कि बुध जाके नवम स्थान में मंगल की राशि में बैठे हैं। ठीक है, तो इनकी आजीविका मंगल की तरह होगी। ये मशीनरी का काम, मिलिट्री सेना से संबंधित काम, अग्नि से संबंधित काम, कृषि से संबंधित काम, या मशीनी कलपुर्जों से संबंधित कार्य में जा सकते हैं। तो वर्तमान में जातक मशीनी कलपुर्जों से संबंधित कार्य में
लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छी उनकी सैलरी और बहुत ही अच्छी पोजीशन में, वो ठीक ठाक पोजीशन में है, बहुत बड़े पद पर नहीं है, पर बहुत ही स्मूथ उनका काम चल रहा है, बहुत अच्छी स्थिति में है। आशा है कि आपको हमारा ये कुंडली विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर कुछ कमियां हैं तो आप बताएं, कुछ आपने इसमें कुछ और भी देखा हो जो हम नहीं देख पाए या बताने से रह गया हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और आप में से भी अगर कोई व्यक्ति किसी कारण से अगर कोई परेशान है या किसी भी कारण से वो अपनी कुंडली दिखाना चाहता है तो वह हमसे संपर्क कर सकता है। आप अपने जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस हमें मेल कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें डाल सकते हैं और हम उसमें से आप में से जो भी लोगों के जो ऐसे डिटेल्स आएंगे उसमें से हम सेलेक्ट करके जो भी उपयुक्त पाएंगे उसको हम उसका एक वीडियो बना के अपने चैनल में डालेंगे और आप उसमें से उसको अध्ययन करके देख सकते हैं। और या अगर आप पर्सनल हमें अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसका एक बहुत ही छोटा सा निर्धारित शुल्क है जो आपको देय होगा और हम आपकी कुंडली आपको अपने ज्ञानानुसार आपको विश्लेषण करके उसका अध्ययन करके उसके बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद।